नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कल संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक वर्ष 2022-2023 के लिए बजट पत्र पेश किया जाना है। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा आम बजट है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस ओर लगी हुई हैं कि सरकार द्वारा बजट के जरिए जनता को क्या रियायतें दी जाती हैं और बजट में कौन सी महत्वपूर्ण घोषणाएं की जाती हैं। सबसे अधिक उत्सुकता इस बात को लेकर भी देखी जा रही है कि बजट के बाद कौन सी चीजें सस्ती होंगी और किन चीजों के दाम बढ़ेंगे। आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले आम बजट को लेकर आम नागरिकों की कई अपेक्षाएं व उम्मीदें होती हैं, किंतु बजट अपने आप में बड़ा तकनीकी विषय है। ऐसे में हमने वित्त, लेखा व कर जैसे विषयों पर अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट व कर सलाहकारों से संभावित बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। इसके तहत हमने अमरावती के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश राठी, राजेश चांडक, सुनील सलामपुरिया, डीडी खंडेलवाल, विनोद तांबी, रतन शर्मा, संजय लखोटिया, भव्या भूत, राजेश मुंदड़ा, प्रकाश वारदे, मिताली भक्कड़, कृष्णा लड्ढा तथा मोहित गणेशानी सहित ख्यातनाम कर सलाहकार विजय बोथरा से कल पेश किए जाने वाले संभावित बजट को लेकर बातचीत की। इसमें से अधिकांश का कहना रहा कि इस बार बजट राहत व उम्मीदों से भरा रह सकता है, क्योंकि इस समय देश के 5 बड़े राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, जिसके मद्देनजर सरकार द्वारा लोक लुभावन बजट पेश किया जा सकता है। हालांकि कोविड संक्रमण की वजह से आर्थिक स्थिति काफी हद तक डावाडोल है। ऐसे में सीधे यानी प्रत्यक्ष कर में सरकार द्वारा कोई बड़ी छूट की घोषणा नहीं की जा सकती, किंतु बेहद उम्मीद है कि कर मुक्त आय के दायरे को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3.5 अथवा 4 लाख रुपए के स्लैब के आसपास किया जा सकता है। इसके साथ ही आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख के निवेश पर दी जाने वाली छूट के दायरे को बढ़ाकर 2.5 से 3 लाख रुपए के निवेश तक ले जाया जा सकता है। वहीं महिलाओं सहित मध्यम एवं छोटे वर्ग के व्यापारियों व उद्यमियों के लिए भी इस बजट में काफी हद तक राहत सहूलियत की घोषणा किए जाने की उम्मीद वित्त व लेखा विशेषज्ञों द्वारा जताई गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अमरावती महानगर पालिका के चुनाव को लेकर आज एक परिपत्रक जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि नई प्रभाग रचना की भौगोलिक सीमा दर्शाते हुए प्रभागों की अधिसूचना कल मंगलवार 1 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी, जिसके बाद 1 से 14 फरवरी के दौरान प्रभाग रचना को लेकर आपत्ति व आक्षेप सुनवाई हेतु स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें मनपा प्रशासन द्वारा 16 फरवरी तक राज्य निर्वाचन आयोग के पास प्रस्तुत किया जाएगा। पश्चात राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत किए गए अधिकारी के मार्फत इन आपत्तियों व आक्षेपों पर 26 फरवरी तक सुनवाई करते हुए अपनी सिफारिशें निर्धारित प्रारूप में 2 मार्च तक राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजी जाएंगी, जिसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रभाग रचना को लेकर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। बता दें कि स्थानीय अमरावती महानगर पालिका के मौजूदा सदन का कार्यकाल आगामी 8 मार्च को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में फरवरी माह के दौरान मनपा के आम चुनाव कराए जाने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही थी, किंतु कोविड संक्रमण के खतरे और प्रभाग रचना के नए परिसीमन में हो रही देरी की वजह से समय पर चुनाव करवाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि मनपा के आम चुनाव में करीब 2 माह की देरी हो सकती है तथा अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में या मई माह के पहले सप्ताह में मनपा के आम चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आगामी 8 मार्च को मनपा के मौजूदा पदाधिकारियों व सदस्यों का कार्यकाल खत्म होते ही मनपा का मौजूदा सदन भंग हो जाएगा, जिसके बाद मनपा के कामकाज से संबंधित सारे अधिकार मनपा आयुक्त के पास आ जाएंगे। ऐसे में 8 मार्च के बाद मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर एक तरह से मनपा में सुपर बॉस रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को राज्य की सत्ता से दूर रखने के लिए अस्तित्व में आई महाविकास आघाड़ी का प्रयोग राज्य स्तर पर सफल रहने के बाद अब इसे स्थानीय स्तर पर दोहराने का भी प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत कोशिश की जा रही है कि महानगर पालिका, नगर पालिका व जिला परिषद के चुनाव भी तीनों दल साथ मिलकर लड़े या फिर कम से कम चुनाव के बाद आपसी गठबंधन होने की गुंजाइश रहे। इसके तहत स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार आपसी चर्चाओं का दौर जारी है और हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। इसी के तहत विगत 2 दिनों के दौरान शिवसेना के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे तथा कांग्रेस के शहराध्यक्ष बबलू शेखावत के बीच 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। साथ ही बातचीत इस समय अपने प्राथमिक स्तर पर है। इन दोनों नेताओं द्वारा इस संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया गया कि फिलहाल स्थानीय स्तर पर संभावनाओं को टटोलने के लिए आपस में बातचीत की जा रही है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी द्वारा प्रादेशिक स्तर पर लिया जाएगा। कोविड संक्रमण की पहली व दूसरी लहर के दौरान महामारी की चपेट में आने वाले और संक्रमण की वजह से गंभीर स्थिति में रहने वाले हजारों मरीजों की सफलतापूर्वक जान बचाने का काम कर चुके स्थानीय सुपर कोविड अस्पताल ने आज एक बार फिर बड़ा चमत्कार कर दिखाया है, जब शहर के एक नामांकित निजी अस्पताल से बेहद गंभीर स्थिति में रेफर किए गए चिंतामण महादेव खोबरागढ़ नामक बुजुर्ग मरीज का सुपर कोविड अस्पताल में सफलतापूर्वक इलाज किया गया। साथ ही जिंदगी व मौत के बीच झूलने वाले इस मरीज की जान बचाकर आज इस मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। ऐसे में यह सुपर कोविड अस्पताल के सभी
डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल रहा, जब गंभीर अवस्था में स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल लाए गए मरीज ने इलाज के बाद अपने पैरों पर चलते हुए अस्पताल से बाहर कदम रखा और अस्पताल से विदा लेकर यह बुजुर्ग मरीज अपने घर के लिए रवाना हुआ। जिस समय 75 वर्षीय चिंतामन खोबरागड़े अपने पैरों पर चलते हुए अस्पताल से बाहर निकले तो उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों और उनकी सेवा करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की खुशी का ठिकाना न रहा और सभी ने उन्हें अस्पताल से समारोह पूर्वक भावभीनी विदाई दी। आपली सर्वांची सेवा माझ्या कामी पडली। धन्यवाद। हे माहीतच नाही पडलं मी ते कसा आलो, कोणी आलो याची मला काही कल्पना नाही, पण या लोकांच्या प्रेमळ उपचारामुळे मी या रोगातून बरा झालो। मी या सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि या सर्वांना आशीर्वाद देतो। आमचे एक रुग्ण चिंतामणी खोबरागडे ते या ठिकाणी 23ला भरती झाले होते। भरती झाले त्यावेळेस ते कोमामध्येच होते आणि त्यांना किडनीचा आजार, त्यानंतर त्यांचं प्लेटलेट्स कमी झाल्या होत्या, त्यांना मेंदूवर तर सुद्धा सूज आली होती। त्यांचं ज्यावेळेस आमच्या डॉक्टरांनी नाकात वही टाकायचा प्रयत्न केला त्यावेळेस खूप सारं ब्लिडिंगसुद्धा झालं होतं। अशाही परिस्थितीत त्यांची या ठिकाणी असणाऱ्या आमच्या सगळ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी व्यवस्थितपणे काही दिवसात सेवा केली आणि ते आज ठणठणीत होऊन जात आहेत। म्हणजे एक प्रकारचं इथे काम करणाऱ्या सगळ्या आमच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे। मी डॉक्टर श्याम गावंडे, वैद्यकीय अधिकारी सुपर स्पेशालिटी अमरावती। आमच्याकडे 23 तारखेला रात्री 1:30 वाजता सुमारास 75 वर्ष असलेले एक वयोवृद्ध पेशंट आले, जे की कम्प्लिटली कोमॅटोज नॉन रिस्पॉन्डिंग कंडिशनला होते। आम्ही ताबडतोब त्यांना व्हेंटिलेटरवर घेतले आणि त्यांना ट्रीटमेंट सुरू केली। ट्रीटमेंट सुरू करत असताना जाणवलं कोरोना पॉझिटिव्ह असल्यासोबतच त्यांना गंभीर असे आजार होते, किडनीचा आजार, नंतर लिव्हरचा आजार, तसंच त्यांच्या पेशी कमी होत्या आणि त्याचबरोबर त्यांच्या मेंदूवर सुद्धा सुजन होती। या कंडिशनमध्ये सुद्धा ॲडमिट करून आम्ही आणि आमच्या डॉक्टरांच्या पूर्ण टीमच्या प्रयत्नांनी आज ते सुखरूप घरी जाता याचं आम्हाला समाधान आहे। हाल ही में दैनिक अमरावती मंडल व दैनिक मातृभूमि के संपादक अनिल अग्रवाल को राज्य के पत्रकारिता क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण व सर्वोत्कृष्ट माना जाने वाला दर्पण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसके बाद समाज के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्यों तथा संगठनों द्वारा अमरावती मंडल कार्यालय पहुंचकर संपादक अनिल अग्रवाल को सम्मानित किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी के तहत आज श्री पूज्य पंचायत दस्तूर नगर के पंचमंडल व पदाधिकारियों ने मंडल कार्यालय पहुंचकर संपादक अनिल अग्रवाल का समारोह पूर्वक सम्मान व सत्कार किया। पूज्य पंचायत दस्तूर नगर के प्रमुख पंच नंदलाल खत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्कार समारोह में दस्तूर नगर क्षेत्र के पार्षद ऋषि खत्री, श्री कृष्णलाल तरडेजा, दयानंद खत्री, शमनलाल खत्री तथा बाबू सेठ मतानी बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इस समय संपादक अनिल अग्रवाल का शॉल, श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार करने के साथ ही उपस्थित गणमान्यों ने अपने समयोचित विचार भी व्यक्त किए। तो आज बहुत आनंद की बात है, हमको यहाँ आने का मौका मिला और हमारे मित्र आज से नहीं कई वर्षों से जो हमारे जब से पुरानी कई 40 साल करीब जी जब से हमारे इनके संबंध है और ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे अमरावती वासियों के लिए या पूरे महाराष्ट्र के लिए दर्पण जो पुरस्कार मिला है अमरावती के लिए गर्व की बात है। और अनिल भैया के साथ साथ में जो एक टीम यहाँ पर जो अनिल भैया को जो पुरस्कार दर्पण पुरस्कार मिला है, एक परिवार के माध्यम से पूरी ये उन सभी लोगों का जो अनिल भाई को साथ है, मैं सबका अभिनंदन करता हूँ तहे दिल से कि आगे भी इस तरीके का पुरस्कार और जो पत्रकारी क्षेत्र में जो काम चालू है उसका आगे भी इसमें और हमें सफलता प्राप्त होगी, यही अपेक्षा रखता हूं मैं और अनिल भाऊ को पूरी पंचायत के माध्यम से धन्यवाद देता हूं। और उनको जो दर्पण अवार्ड मिला है वो उनके हकदार के लिए है। क्यों? क्योंकि मेरे से इन्होंने 10 साल पहले ऐसे समझो जोशी मार्केट का मुद्दा जो चला था, ऑल ओवर अमरावती में सब पेपर्स वाले थे और मंडल ने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया था व्यापारी विपक्ष में। दर्पण पुरस्कार ये महाराष्ट्र कल्याण निधि समिति द्वारा राज्य स्तर पर मराठी पत्रकारिता में दिया जाने वाला सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है और ये मेरे लिए खुशी की बात है कि 50 वर्ष की उम्र में मुझे ये पुरस्कार मिला, जो अमूमन 70, 65, 75 वर्ष की उम्र में दिया जाता है। अमरावती में यह पुरस्कार सर्वप्रथम बाला साहब मराठे दैनिक हिंदुस्तान के संस्थापक जो है उन्हें प्राप्त हुआ था लगभग
27-28 वर्ष पहले। उसके बाद 1995 में, उसके बाद मुझे इस उम्र में यह पुरस्कार दिया गया है। इसके लिए मैं महाराष्ट्र कल्याण निधि समिति का सर्वप्रथम आभार व्यक्त करता हूँ। और आपने अपना कर्तव्य समझा कि अम्बा नगरी के एक नागरिक को, एक संपादक को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। आप मेरे क्षेत्र के न होते हुए भी, मेरा क्षेत्र पत्रकारिता का है, आप मेरे क्षेत्र के न होते हुए भी आप मेरा मान सम्मान और सत्कार करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आप सभी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र इतवारा बाजार परिसर की मुख्य सड़कें विगत लंबे समय से उखड़ी पड़ी थी। ऐसे में यहां से गुजरते समय नागरिकों व व्यापारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। नागरिकों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने 45,27,000 रुपए की निधि उपलब्ध करवाते हुए सड़क काम को मंजूरी दिलाई। गत रोज इस सड़क के निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक सुलभा खोड़के के हाथों किया गया। शहर के कैंप परिसर निवासी पुष्पा चौधरी ने विगत दिनों अकोला में हुई महाराष्ट्र मास्टर प्रौढ़ व्यक्तिगत क्रीड़ा स्पर्धा में हिस्सा लेते हुए गोला फेंक में स्वर्ण, थाली फेंक में रजत तथा भाला फेंक में कांस्य पदक प्राप्त किया। इस उपलक्ष्य में कैंप परिसर वासियों ने चौधरी परिवार के मांगीलाल प्लॉट स्थित निवास स्थान पर जाकर पुष्पा चौधरी का भावपूर्ण सत्कार किया। इस सत्कार समारोह में शहर के प्रथम नागरिक व महापौर चेतन गावंडे, मनपा के स्थायी समिति सभापति सचिन दास ने तथा भाजपा शहराध्यक्ष किरण पातुरकर बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इसी समारोह के दौरान सड़क निर्माण का कार्य करने वाले ठेकेदार जूजर सैफी का भी क्षेत्रवासियों द्वारा महापौर चेतन गावंडे के हाथों भावपूर्ण सत्कार किया गया। ठेकेदार जूजर सैफी द्वारा इरविन से पुराना बियानी चौक की ओर जाने वाले कैंप रोड का डामरीकरण करते हुए इसकी दुरुस्ती की गई, जिसके लिए क्षेत्रवासियों द्वारा उनके प्रति आभार ज्ञापित किया गया। विगत 24 घंटे के दौरान जिले में 249 कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके साथ ही जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2498 हो गई। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 1406 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 1092 मरीजों का समावेश है। इसमें से 80 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1347 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1071 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में एक संक्रमित की मौत हुई। वहीं राहत वाली बात यह भी रही कि विगत 24 घंटे के दौरान 473 मरीज कोविड मुक्त भी हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 1285 संदिग्धों के थ्रोट सेल सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 19.38% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 96.05% के स्तर पर है। पिछले 24 घंटे के दौरान समूचे संभाग में 1347 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 55, यवतमाल के 94, बुल्डाना के 794 तथा वाशिम के 155 मरीजों का समावेश है। राहत वाली बात यह भी है कि बीते 24 घंटे के दौरान संभाग में 1448 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 211, यवतमाल के 240, बुल्डाना के 259 तथा वाशिम के 165 व्यक्तियों का समावेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी अक्षय दामोदर पाटिल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के घरकुल का ताबा दिए जाने की मांग जिलाधीश पवनीत कौर से की और इस मांग को लेकर जिलाधीश पवनीत कौर को एक निवेदन भी सौंपा। आदिवासी विभाग अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए पंडित दीनदयाल स्वयं योजना चलाई जा रही है। इस योजना का लाभ विद्यार्थियों को मानधन के स्वरूप में दिया जाता है, किंतु कोविड की महामारी के चलते आदिवासी विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन शिक्षा ली जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों को अनुदान के पैसे नहीं मिल पाए। ऐसे में मामले की उचित जाँच कर विगत वर्ष का मानधन उनके खातों में जमा किया जाए, ऐसी मांग विद्यार्थियों द्वारा प्रशासन से की गई है और जिलाधीश पवनीत कौर को इस आशय का ज्ञापन भी सौंपा गया। स्वर्गीय सूर्यकांता देवी रामचंद्र पोटे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष स्वर्गीय सूर्यकांता देवी रामचंद्र पोटे राज्य स्तरीय मराठी वाङ्मय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके तहत इस वर्ष भी पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं, जिसमें उत्कृष्ट कादम्बरी, कथा संग्रह, कविता संग्रह, वैचारिक लेखन, सम्मिश्र वाङ्मय तथा बाल वाङ्मय, इस तरह से 6 कैटेगरी में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। मनपा का आगामी चुनाव लड़ने की दृष्टि से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हाल ही में जिलाध्यक्ष पप्पू पाटिल तथा महानगर अध्यक्ष संतोष बद्रे के नेतृत्व में कई उपक्रम चलाए गए। इसी के तहत मनसे की महिला सेना जिलाध्यक्ष रीना जुनघरे की उपस्थिति में जूनी बस्ती बडनेरा की विविध क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में प्रवेश लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर आज जिलाधीश कार्यालय परिसर में किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से विश्वासघात दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कहा गया कि सरकार ने बकाया मुद्दों पर लिखित आश्वासन देकर आंदोलन पीछे लेने को कहा, लेकिन किसानों के साथ केंद्र सरकार द्वारा विश्वासघात किया गया है। नागपुर में 114 आदिवासी गोवारी स्मारक की तोड़फोड़ करने और बैरिकेड तोड़ने के मामले की गहन जांच करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, इस आशय की मांग को लेकर गोवारी महिला सुधार समिति ने जिलाधीश के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ज्ञापन भिजवाया।
शहर के भाजी बाजार स्थित रानीबाई जैन धर्मशाला में बर्तन बाजार युवक मंडल, पुष्पराज बहुउद्देशीय संस्थान, जैन संस्कार युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 76 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। मैं सबका अभिनंदन करता हूं कि एक ही मंडल ऐसा है साल में 4 बार रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये सब नौजवान एक आके ये बड़ा पुण्य का काम है। आमदनी लोगों का अर्थ कारण इस चीज़ में आप लोग आगे रहते हैं, सबको पता है, लेकिन जब सिर्फ पैसा कमाने की चीज़ रहती है उस वक्त समाज के प्रति अपना कुछ ऋण है क्या, इसकी पहचान जिसको है उसी को सही में इंसानियत मानी जाती है। और आप सब लोगों के दिल में समाज के लिए अपना कुछ देना लगता है और उस कारण हम लोग का रक्तदान शिविर का शिविर जो साल में 4 बार, हालांकि मुझे पता है रक्तदान का इम्पोर्टेंस मुझे भी पता है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जस्सी नंदा व गुरप्रीत सिंह नंदा एवं नंदा परिवार द्वारा 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दस्तूनगर परिसर स्थित होटल कशिश रेस्टोरेंट में आयोजित इस रक्तदान शिविर में 151 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों तथा शहीदों सहित दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। नंदा परिवार द्वारा विगत 14 वर्षों से प्रतिवर्ष 26 जनवरी के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। स्थानीय शांति निकेतन स्कूल के पास स्वर्गीय घनश्याम दास राठी की स्मृति में रुक्मिणीनगर बालाजी डायलिसिस की ओर से स्वास्थ्य जांच व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मनपा की ओर से कोविड टीके भी उपलब्ध कराए गए थे। डॉक्टर कमल किशोर राठी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन निगमायुक्त डॉक्टर प्रवीण आष्टीकर के हाथों किया गया। खरगाड़ीपुरा परिसर स्थित एकवीरा देवी सभागार में कांग्रेस पार्टी शिवरत्न जीवा महाले चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जनता के लिए मुफ्त ई श्रम कार्ड व ई पैन कार्ड शिविर का आयोजन 30 जनवरी से 1 फरवरी तक किया गया है, जिसमें क्षेत्रवासियों को ई श्रम कार्ड व ई पैन कार्ड निःशुल्क तौर पर वितरित किए जा रहे हैं। वाशिम जिले की मानोरा तहसील अंतर्गत गोड़ेगांव जलाशय की नहर फूट जाने के कारण उमरी बुजुर्ग निवासी 20 लोगों के घर में पानी घुस जाने की घटना बीती रात घटित हुई। घरों में पानी घुस जाने की वजह से यहां के लोगों को पूरी रात अपने घरों में जागकर बितानी पड़ी। चिखलदरा शहर के रिहायशी क्षेत्र की एक होटल में एक साथ 2 तेंदुए घुस आए। इस घटना से शहर में तेंदुओं का आतंक फैला हुआ है। बीती रात 11 बजे के आसपास दोनों तेंदुए शिकार का पीछा करते हुए होटल में घुस गए और यहां के किचन में घुसकर एक कुत्ते का शिकार किया। यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इस घटना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आसेगांव पुलिस थाना क्षेत्र के टाकरखेड़ा पूर्णा में आरोपी दिनेश बोरखड़े ने कुल्हाड़ी से हमला कर अपनी सास रुक्माबाई इंगले की हत्या कर दी थी। साथ ही अपनी पत्नी स्नेहलता बोरखड़े को कुल्हाड़ी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद यह आरोपी पुणे में पकड़ा गया। पुलिस ने आज आरोपी दिनेश को न्यायालय में पेश किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपी दिनेश को 3 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। बुल्डाना जिला अंतर्गत मलकापुर तहसील के भालेगांव रणगांव में 20 वर्षीय मजदूर पवन श्रीराम बारसकर थ्रेशर मशीन पर तुअर निकालने के काम के लिए गया था, किंतु इस काम का अनुभव नहीं होने और काम समाप्त होने के कगार पर रहते समय पवन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह सीधे थ्रेशर मशीन में जा गिरा। ऐसे में उसके पैर व कमर का निचला हिस्सा पूरी तरह से कुचला गया। उसे इलाज के लिए मलकापुर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान पवन की मौत हो गई। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के 5 बंगला पुरानी बस्ती बडनेरा में छापा मारकर पुलिस ने चमन नगर परिसर निवासी शेख जफर व वल्लभ नगर परिसर निवासी राजेश गावंडे को 1,20,000 रुपए कीमत के 8 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर अपराध शाखा की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर बडनेरा क्षेत्र के अकोला वाई पॉइंट पर स्थित तिरंगा पान सेंटर पर छापा मारा, जहां पर पुलिस ने बडनेरा माडा कॉलोनी निवासी शेख सलमान शेख सलीम को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 5 किलो 300 ग्राम गांजा और 3 तलवारें बरामद की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसे बडनेरा पुलिस के हवाले किया। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र के लड्डा जिनिंग फैक्ट्री के पास नाले के किनारे जुआ अड्डा शुरू रहने की गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने छापा मारकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र के चांदूर बाजार रोड पर छापा मारकर पुलिस ने अवैध तरीके से रेती ढोने वाले ट्रक को कब्जे में लेते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। अमरावती आलेगांव रास्ते पर 17 गौवंश से लदा हुआ ट्रक आज यवतमाल पुलिस द्वारा पीछा करते हुए अपने कब्जे में लिया गया। यह कार्रवाई तड़के 5:30 बजे के आसपास की गई। पुलिस ने इस ट्रक को अपने कब्जे में लेने के साथ ही सभी मवेशियों को बाहर निकालकर जीवन दान किया। इस पुलिस थाना क्षेत्र में विगत 2 सप्ताह के दौरान यह दूसरी कार्रवाई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।